बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। एक और अब्बू से दस्तबरदारी, पीटीआई वालों ने एक और अब्बू को छोड़ दिया है। अब कौन से अब्बू हैं और पहले वाले अब्बू कौन से थे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इमरान खान पर फिर पाबंदी लग गई है और मुलाकातें नहीं हो रही क्योंकि सियासी बातों की इजाज़त नहीं है। अदालती फैसले जब आएंगे, बल्कि आ रहे हैं, उसके मुताबिक क्या फ़ैसला होगा। और पीआईए नहीं बिकेगी जनाब, कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। हाँ, वकील बिक गए हैं और आईएसआई जीत गई है, वो क्या कहानी है। और वज़ीर आज़म साहब कतर में हैं और बुशरा बीबी लाहौर में हैं और अलीमा खान साहिबा भी मुकाबले चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जहाँ अपनी जगह चल रही हैं, उनमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म का दौरा कतर भी अब हो गया है। असल मसला हमारी इकॉनमी का है जिसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ आ जाएं। लेकिन लोकल सतह पे दो चीज़ें हुई हैं। एक तो बड़ी लेवल पे वो जो है ना बचत वाली स्कीमें जो चल रही हैं, उसमें कोई 7,000 के करीब मुलाजमतों की जो पोस्ट हैं वो ख़त्म कर दी जा रही हैं। अच्छा, ये ज़ाहिर कोई अच्छा शुगुन नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क में जहाँ पे माशी तरक्की के तरफ अगर हम देखें तो बड़ा स्लो पेस है और नई इंडस्ट्रीज़ का लगना और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का बढ़ना वो वैसे ही मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ऐसे हालात में सरकारी नौकरियां भी ख़त्म की जा रही हैं, ये वो पोस्टें जो ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, 7,000 नंबर एक बड़ा नंबर इसलिए कि क्या 7,000 लोगों के लिए एडिशनल जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में नज़र आ रही हैं, जबकि सूरत हाल ये है कि वहाँ पर भी कम हो रही हैं। तो हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए। दूसरा, एक बड़ी कोशिश थी पीआईए को बेचने की, लेकिन मुझे लगता है कि पीआईए नहीं बिकेगी क्योंकि वो 80 बिलियन प्लस की बोली से जो स्टार्ट होना था काम, वहाँ पे सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली आई है और वो भी ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले जो हैं। अच्छा, वो मैंने जो लोग उसमें शामिल थे इस बोली में, मुख्तलिफ कंसोर्शियम थे, मुख्तलिफ पार्टियाँ थी, मैंने उनसे बात की है कि क्या सूरत हाल है और ये क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा 10 अरब में भी महंगा है सौदा। ये ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों ने ख़रीदने के लिए नहीं की, उन्हें नज़र आ रहा था कि 83 बिलियन से स्टार्ट होना था, उससे ऊपर जाना था, तो वो 10 अरब रुपए की बोली लगा के सिर्फ उन्होंने अपना नाम और पब्लिसिटी ली है। ये उन्हें भी 10 अरब में भी सूट नहीं करता और ज़ाहिर 10 अरब में अब ये सौदा नहीं होगा, दोबारा कैबिनेट के पास जाएगा, निजकारी कमीशन के पास मामला जाएगा, फिर देखें बात कहाँ जाती है। अच्छा, ये सौदा काबिल कबूल या काबिल अमल क्यों नहीं है, ये उन लोगों का जो इस इंडस्ट्री में मौजूद हैं और जो एयरलाइन पीआईए को लेकर इसको बतौर एक मुनाफा बख्श कारोबार चलाना चाहते हैं, उनका कहना यह है कि जो लाइबिलिटीज़ हैं 202 बिलियन की प्रॉब्ली, वो इतना बड़ा एक बर्डन है और जो टर्नओवर है टोटल वो कोई 225 अरब का 236 अरब रुपए का है। तो उसमें मुमकिन नहीं है कि ये ख़रीदा जा सके प्रोजेक्ट और कोई इसको ले ले। तो उस खौफ की वजह से पीआईए की निजकारी नहीं होगी। हाँ, फिर मुमकिन है वो सोल्यूशन या उस एंगल से जाएं जैसे पीपल्स पार्टी कह रही थी। पीपल्स पार्टी वैसे ही निजकारी के ख़िलाफ़ है और जिस तरह से वो चाह रहे थे, मेरा ख्याल है शायद हमें उस तरफ जाना पड़े, एक तो प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ और बाय फेज़, कुछ फेजेज़ में कुछ पोर्शंस को निजकारी की तरफ ले जाकर शायद काम चल सके। इस तरह से अगर हो तो मुमकिन है, अदरवाइज़ ये डायरेक्ट बेचने वाला सौदा जो है ना अब मुश्किल नज़र आ रहा है। और मुश्किलें तो और भी बहुत से लोगों के लिए हैं, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं। इमरान खान साहब की मुश्किल ये है कि उन पर मुलाकातों पर फिर पाबंदी है ना, जब वो मिलने नहीं दे रहे और कंडीशन ये लगा रहे हैं कि आपने जो लोग जाएंगे वो सियासी बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब उनके रहनुमा शोर मचा रहे हैं कि हम ज़ाहिर सियासत कर रहे हैं तो हमने जाके सियासत ही करनी है और हम ये कैसे मुमकिन है कि हम ये अंडरटेकिंग दे दें कि सियासी बात नहीं करेंगे, तो सियासी बातें तो हमने करनी है। अच्छा, वो लेकिन सारा जो एक एफ़र्ट्स हैं या कोशिश जो हो रही है वो ये हो रही थी कि शायद अमेरिका की तरफ से कोई कोई प्रेशर आएगा तो उसकी वजह से हम निकल जाएंगे और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, जो कि उन्होंने भी लतीफ़ खोसा साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि बस नवंबर आया, ट्रंप साहब इलेक्शन जीतेंगे और इमरान खान साहब बाहर होंगे। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होना नहीं है क्योंकि चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं और जनवरी तक जब उन्होंने ओथ लेना है, प्रॉपर वर्किंग शुरू होनी है उनकी बतौर सदर, तब उनकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी और उनकी प्रायोरिटीज़ बहुत मुख्तलिफ है। उनके करीबी जो रफ़का जो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ लोग हैं, जब वो बात करते हैं तो उनका कहना है कि ट्रंप की प्रायोरिटीज़ में इमरान खान नहीं है, लेकिन उनकी जो लॉबिंग करने वाले हैं उनको लगता है कि वो ये लॉबिंग करके वहाँ से उन्हें बचा लेंगे। लेकिन अब्बू अब ट्रंप नहीं रहे हैं,
हलीमा खान साहिबा ने भी कह दिया, उन्होंने कहा वो कोई हमारे अब्बू हैं, जो अब्बा जी हैं, जो हमें बचा लेंगे, इमरान खान को निकलवा देंगे। ये दूसरे अब्बू हैं जिनसे पीटीआई वाले भाग रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि पीटीआई के बड़े लीडर्स कहते थे कि आर्मी चीफ जो होता है वो मुल्क का, कौम का बाप होता है। तो ये दूसरा बाप है जिससे वो दस्तबरदारी का ऐलान कर रहे हैं। पहले आर्मी चीफ और अब अमरीकी सदर। अमरीकी सदर के हवाले से महकमा खारजा की जो ब्रीफिंग होती है उसमें भी वो बार बार ये सवाल होते हैं इमरान खान के हवाले से। कल फिर जब सवाल हुआ तो उन्होंने उसमें कहा कि ये जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो पाकिस्तानी अदालतों का मामला है और उनसे मुतल्लिक़ फ़ैसला भी पाकिस्तानी अदालतों ने ही करना है। मतलब उनकी तरफ से जवाब है उनका, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान की अदालतें जाने, इमरान खान जाने, वहाँ के चोर डाकू लुटेरे या जो जिन लोगों पर इल्ज़ाम है या जो हिरासत में है वो सब लोग जाने, हमारा मसला नहीं है ये। तो ये बड़ा चिट्टा चिट्टा सा जवाब है फ़िलहाल तो। लेकिन फिर वही बात कि उम्मीदें तो सारी ट्रंप साहब से है ना, और वहाँ से वो लॉबिंग करके अभी तो बाइडन को ख़त लिखवाया ना 62 पार्लियामेंट्री कांग्रेसमैन का, उसके जवाब में अब पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस ने भी एक ख़त लिख मारा है अपने वज़ीर-ए-आज़म को। अच्छी बात यह कि अपने वज़ीर-ए-आज़म को लिखा है और उसमें कहा यार इसको संभालें, इसको मैनेज करें। ये क्या एक वो जो है ना हंगामा बर्पा किया हुआ है, एक फसाद चल रहा है, एक फितना बना हुआ है कि सब लोगों के साथ वो जो है सियासी गुफ्तगू और नफ़रत वाली गुफ्तगू और लड़ाई झगड़े मार कुटाई। और वही बात है कि जनाब इमरान खान ने तो कहा था, उनके पास प्लान था, उन्होंने प्लान दिया था पंजोता को कि क्या करना है एससीओ से पहले, कैसे मुल्क को वो करना है, शट डाउन करानी है चीज़ें, कैसे लॉकडाउन करवाना है, कैसे बंद करवाना है ताकि एससीओ ना हो सके। वो नहीं कामयाब हो सका, लेकिन हमारे इमरान खान साहब की प्लानिंग तो यही थी, वो नहीं हो सकी है। और उसी सारे चीज़ों के साथ साथ जो है पार्टी में आपस में भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अरूज पर पहुंचे हुए हैं। मतलब वो इलेक्शन हार गए हैं, आप देखें कि पूरी पार्टी जो है इमरान खान साहब ने वो दे दी हुई है अपने वकीलों को, और बार का इलेक्शन हार गए, सुप्रीम कोर्ट बार का, वहाँ से वो फारिग हो गए हैं। तो अब उन्हें लग ये रहा है कि ये आईएसआई ने इलेक्शन जीत लिया है। अच्छा, मतलब वो कोई भी इलेक्शन हो उनके हिसाब से, चूँकि वो खुद उनका अपने जो इलेक्शंस हुए थे ना, वो इलेक्शन भी और उसके बाद अमेंडमेंट्स भी, कानूनी तरमीम भी, कोई बिल पास होना भी, बजट पास होना भी, वो चूँकि हर चीज़ के लिए आईएसआई को ही इस्तेमाल करते थे। तो उनका ख्याल ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ है ये भी आईएसआई ने ही जीता है। और उसमें तारड़ ग्रुप वो उनके ख्याल में वो आईएसआई के साथ थे, और पीटीआई के बड़े बड़े वकील जो है वो बिक गए हैं। और पीआईए नहीं बिक रही, लेकिन पीटीआई के वकील बिक गए। और ये पीटीआई के अपने हामी लोग जो है ना, सारों ने शोर मचाया हुआ है। मतलब आदिल राजा फेवरेट इमरान खान साहब का, मतलब वही स्टाइल, मतलब ऐसी छोड़े, और वो जो भी छोड़ें वो हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान से नफ़रत पैदा करने के लिए, पाकिस्तान को बुरा साबित करने के लिए। तो उन्होंने भी कर दिया कि जी सारे वकील बिक गए थे, आईएसआई ने ख़रीद लिए थे। और उसमें शेर अफजल मरवत, अली ज़फ़र, बाबर अवान, फवाद चौधरी, उनके भाई फैसल चौधरी, ये सब जो है वो तारड़ ग्रुप के साथ मिल गए थे। कितना स्ट्रॉन्ग है तारड़ ग्रुप, ठीक है। वो और बात है कि जब जजेस के साथ मामला थे तो तारड़ साहब कुछ नहीं कर सके, वज़ीर कानून हमारे। तो अब इन्हें लगता है कि नहीं तारड़ ग्रुप बड़ा स्ट्रॉन्ग है और वो आईएसआई की वजह से स्ट्रॉन्ग है। तो हुजूर, अगर आईएसआई इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जहां आपके चंद हज़ार या चंद सौ वकील आपके काबू में नहीं रहते और वो आपके साथ नहीं चल सकते, और वो जिनके हवाले आपने पूरी पार्टी कर दी है, तो फिर इतने बड़े लेवल का इलेक्शन छोड़ दें फिर सियासत। अगर सारा कुछ आपने आईएसआई के आगे सरेंडर कर दिया है तो फिर सियासत छोड़ दें। खैर, सियासत ना भी छोड़ें तो क्या होना है, पार्टी तो जिस टूट फूट का शिकार है और जिस सिस्टम में चली गई है उसमें अब बचना ज़रा मुश्किल है। कानूनी पहलू जो चल रहे हैं, अब बातें अदालतों में चली गई हैं, लेकिन अदालत के हवाले से भी यहाँ पर तो जो होगा सो होगा। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वाला मामला जो है वो अभी भी लाइमलाइट में है। काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जिस तरह एहतजाज किया गया, इंतहाई भोंडा अंदाज़ था। और तकलीफ़ का अमर यह है कि हम पाकिस्तानी, स्पेशली ये वो जो ज़ॉम्बीज़ कह लें या जो भी इमरान खान साहब का एक तरबियत याफ्ता, इमरान खान की तरबियत याफ्ता जो एक कौम तैयार हुई है, उनका जो रवैया है वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बदनाम करने के लिए है। और अगर इनका बंदोबस्त ना किया गया तो और पता नहीं किसी का नुकसान हो या ना हो,
पाकिस्तान का नुकसान होगा। हम पहले ही कई मुल्कों में हमें ये मसाइल दरपेश हैं और अब हमें मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों की वजह से और ममालिक उस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो वहाँ पर कुछ कानूनी कार्रवाई की भी बात हो रही है। वज़ीर दाखिला ने, मोहसिन नकवी साहब ने भी बात की है कि वहाँ पर लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके ख़िलाफ़ केसेस रजिस्टर कराए जाएंगे और उनकी शरीयत मनसूख की जाएगी। अच्छा, हुकूमत ने ज़ाहिर अपनी तरफ से करना, लोग आइडेंटिफाइड हैं जो हरकतें कर रहे हैं, गाड़ी पर जैसे हमला कर रहे हैं, जो उनका स्टाइल है वो और बात है कि पीटीआई के जो दानिश्वर हैं उनका कहना है फिर क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, कोई भी चीज़ खिलाफ कानून नहीं हुई वहाँ पे। और मुझे तो समझ नहीं आती वो काजी साहब के बारे में जो उनका ख्याल है कि काजी साहब ने सारा कुछ ही गलत किया है। अच्छा, पहले मानते नहीं है, मतलब ये नए चीफ जस्टिस को भी नहीं मान रहे थे ना, अब गौहर साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम उनको तो दिल से मानते हैं। तो अल्टीमेटली लेकिन चूंकि काजी साहब चले गए ना अब, इसलिए तो अब तो कुछ भी नहीं मानना उनको। तो ये जिनको दिल से मान रहे हैं उनके साथ भी सलूक यही होना है, क्योंकि पीटीआई के लोगों की ख्वाहिश ये है कि हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले होने चाहिए, सारे फ़ैसले हमारी मर्ज़ी के होने चाहिए, लेकिन सारे फ़ैसले मेरा ख्याल है सिर्फ कानून के मुताबिक होने चाहिए। और उसमें हुकूमत का भी बड़ा रोल है कि बहुत सी चीज़ों को देखना है, इन कानूनी इन पहलुओं से हट कर भी कुछ चीज़ें हैं। मसलन जो मैंने आपसे कल भी शेयर की थी चाइना के हवाले से, कि चीन बड़ा नाराज़ है सिक्योरिटी के हवाले से, जो चीनी सफ़ीर ने बात की है वो बड़ी अनहोनी और मुख्तलिफ सी बात है, आम हालात में इस तरह की बात नहीं होती। और चाइनीज़ जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो बड़ी सोच समझ के उसके साथ बात करते हैं। तो अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो इसका मतलब है हालात खासे ख़राब हैं, तो हमें उन कंसर्न को देखना चाहिए और उसको मैनेज करना चाहिए। चीन हमारा इकॉनमी का पार्टनर है, हमारी फ्यूचर इकॉनमी के लिए हमें ज़रूरत है। ये जो सी पैक और ये जो सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, दुनिया भर से कनेक्टिविटी और ट्रेड का जो एक फ्यूचर प्लान है, हमें उसको कामयाब बनाना है। तो उसके लिए चीनियों को, चीनी शहरियों की हिफाजत ज़रूरी बनानी है, उनके प्रोजेक्ट्स की हिफाजत ज़रूरी बनानी है। मुल्क में पाकिस्तान की सरज़मीन पर रहने वाले, चलने वाले, फिरने वाले हर पाकिस्तानी की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो चीनी तो हमारे वो दोस्त हैं जो हमें सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, तो उनकी और ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अब जर्मनी की तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है, वो IPPs का मसला। तो एक कंपनी, वो जो रज़ाक दाऊद साहब वाली है, उसने शिकायत लगा दी है और वो अब चीनी जर्मन हुकूमत की तरफ से उस पर रिजर्वेशंस आई हैं कि ये रीनेगोशिएट हो रही है ना चीज़ें कि नहीं इस तरह नहीं इस तरह करें। तो उस पर सीमेंस के हवाले से और जर्मन गवर्नमेंट के हवाले से रिजर्वेशंस आई हैं। असल मसला तो ये है कि जिन लोगों ने अगर गलत फ़ैसले किए हैं, एक तो उन्हें पकड़ा जाए, दूसरा आलमी कवानीन का हमें बहरहाल ख्याल रखना पड़ेगा। हम पहले बड़े लॉस उठा चुके हैं, वो थे ना जज इफ्तिखार चौधरी साहब, उनकी वजह से वो जो रेकोडेक और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हमने लॉस बर्दाश्त किए हैं, मतलब हमें फ़ाइन हुए हैं। वो जैसे भी अब चल रहा है, मैनेज होता है चीज़ें, बात की बात है। लेकिन अब जर्मनी के ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात जब सामने आए हैं तो हुकूमत को ख़्याल करना होगा, गौर करना होगा कि इन सारी नेगोशिएशंस में, इन सारे मराहिल में स्मार्ट मूव की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने उनको रीनेगोशिएट नहीं करना, मैं ये नहीं चाहता कि हम उन्हें खुली छुट्टी दे दें और कुछ लोगों के गलत फ़ैसलों की सज़ा पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ लोग भुगतें हैं। उसका लिए वाहिद हल वही है कि सबसे पहले तो उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने गलत फ़ैसले किए हैं, उन्हें कहीं तो अकाउंटेबल बनाएं। मतलब छूट जाना, अदालत से बच जाना, वो तो फिर पीटीआई वाले भी कर लेते हैं ना, जो उनके लोग पकड़े जाते हैं उनको भी माफ़ी मिल जाती है, उनको सीटें भी खुद ही मिल जाती हैं, वो अलग बात है, बाद में देखी जाएगी। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो ज़िम्मेदारान हैं, जिन्होंने ये मुजरमाना हरकतें या मुजरमाना गफलतों का मुजाहरा किया है, उन सब को कानून के कटहरे में ला के खड़ा करना चाहिए। लेकिन आलमी दुनिया में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए जब हम सारी दुनिया में शोर मचाते फिर रहे हैं, कल वज़ीर आज़म साहब वहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे, कतर में भी और उससे पहले सऊदी अरब में भी, कि जनाब हमारे मुल्क में आए, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी ना कि आएँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो इस किस्म का ये जो जर्मनी की तरफ से रिजर्वेशन आई है, ये दुनिया में बड़ा नेगेटिव पैगाम होगा, इसको फौरी तौर पे देखने की ज़रूरत है और इस तरह का कोई भी मामला आइंदा ना हो, इसको यकीनी बनाने की ज़रूरत है। हम सबको पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मिलकर सोचना और मिलकर काम करना होगा। शुक्रिया।